विश्वास करेगा डाली का, छिपी हुई अग्नि बयार के उड़ते मस्त झकोरों में, फिर नाकों को आमंत्रण क्यों लेकर दूध कटोरों में, फिर नाकों को आमंत्रण क्यों लेकर दूध कटोरों में। वे ही काले रंग में रंग देते हैं उज्जवल चंदन को, चित्कारों का स्वर दे देते वे ही प्रातः बंदन को, चित्कारों का स्वर दे देते वे ही प्रातः बंदन को। राष्ट्रभक्त श्रोताओं के हाथ आकाश में लहरा कर मुझे आशीर्वाद दें कि वे ही काले रंग में रंग देते हैं उज्जवल चंदन को, चित्कारों का स्वर दे देते वे ही प्रातः बंदन को। सत्य धर्म को भूल के हाथों में बंदूक उठाए हैं, जो घर में रहकर भी घर के सके नहीं हो पाए हैं। मृत्यु दंड पाने के वे हकदार नहीं है तो क्या है, मृत्यु दंड पाने के वे हकदार नहीं है तो क्या है। और दिल्ली बतलाए कि वे गद्दार नहीं है तो क्या है, दिल्ली बतलाए कि वे गद्दार नहीं है तो क्या है। राजनीति की एक टिप्पणी महासमर कर देती है। मैं शैलेश भाई को सौंपता हूं ये बंद। जब हमारे आदरास्पद गृह मंत्री जी पिछला, हमें सत्ता में ऐसे जोश की जरूरत है जो आतंकवादियों के और नक्सलवादियों के होश ठिकाने लगा दे। मैं बात कर राजनीति की एक टिप्पणी महासमर कर जाती है। एक टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूं इस मंच से। उन्होंने कहा कि मेरे ऐसा कहने से देश के 76 नौजवानों की जान चली गई। तब एक बात मैं मारवाड़ के बेटों की तरफ से कह देना चाहता हूं, आपके आप 2 बूंद आंसू टपका देने से कुछ भी हो सकता है, पर वो 76 नौजवान जो शहीद हो गए हैं वो वापस जिंदा नहीं हो सकते। वो राखियां जो टूट गई हैं वापस बंध नहीं सकती। वो मांग जो सूनी हो गई है वापस विधना उनमें रंग नहीं उकेर सकता। मैं 6 पंक्तियां गाना चाहता हूं। राह चलते किसी आदमी ने सांप को छेड़ दिया, छेड़कर एक आदमी उस सांप को चला जाता है, लेकिन राह चलते एक भोले आदमी को सांप खा जाता है। चिल्लाहट की प्रतिध्वनियां भर जाती हैं, कई घरों में चिल्लाहट की प्रतिध्वनियां भर जाती हैं। चाहे या ना चाहे हमको फर्ज निभाना पड़ता है, चाहे या ना चाहे हमको फर्ज निभाना पड़ता है। कुर्सी की गलती पर हमको खून बहाना पड़ता है। तुम ही हो जो दुर्घटना पर शोक जताने वाले हो, तुम ही हो जो दुर्घटना पर शोक जताने वाले हो, और तुम ही हो जो कई घरों का दीप बुझाने वाले हो, तुम ही हो जो कई घरों का दीप बुझाने वाले हो। फिर कोई विदेश में पढ़ करके संविधान बना देगा, अलग राष्ट्र गीत गाकर अपनी पहचान बना देगा। जैसे जिन्ना ने जिद करके पाकिस्तान बनाया था, वैसे ही कोई जिद करके नकलिस्तान बना देगा, वैसे ही कोई जिद करके नकलिस्तान बना देगा। और करवा होता हूं साहब, जब एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र की मांग उठने लग जाए, सकता है राष्ट्र दिवस पर कोई हिटलर उसको फहरा सकता है। उनको लाल किले के गुंबद नारे भी लग सकते हैं, भारत मुर्दाबाद के कड़वे नारे भी लग सकते हैं। कोई ऐसे बंटवारे के बीजों को बो सकता है, कोई ऐसे बंटवारे के बीजों को बो सकता है। कोई सरहद का हत्यारा राष्ट्रपिता हो सकता है, कोई सरहद का हत्यारा राष्ट्रपिता हो सकता है। अखबारों में खबरें छपती है कि रांची में नक्सलवादियों के नेताओं की मीटिंग्स होती है। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा कि लगता है कि फिर हमको संकल्प उठाना ही होगा, लगता है कि फिर हमको संकल्प उठाना ही होगा। रांची में हिम्मत है तो शौर्य प्रदर्शन कर दो अब के रांची में। अब 4 पंक्तियां लिखते समय मैंने परमाणु विस्फोट नहीं देखे और आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। रांची में उत्तर तो देना ही होगा इन नक्सल भूचालों को, उत्तर तो देना ही होगा इन नक्सल भूचालों को। दिल्ली वालों मदरों को अब सेना की पगतालों को, दिल्ली वालों मदरों को अब सेना की पगतालों को। अपनों को मारे अपना कैसे कहते उन गैरों को, अपनों को मारे अपना कैसे कहते उन गैरों को। और उस जंगल में खुला छोड़ दो हिंदुस्तानी शेरों को, उस जंगल में खुला छोड़ दो। अफजल बोला मैं बताता हूँ, आप पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट में इसके और मेरे दोनों के बाप मिलेंगे। एक वरिष्ठ नेताजी को लाया गया, खिमाउत साहब को कुर्ते पजामे पहनकर, बिल्कुल वैष्णव साहब जैसी श्वेत धवल मुद्रा की जाती है। तुम बोलो। अफजल बोला फिर ऐसा करो मेरी जगह तुम फांसी पे चलो। बोला क्यों, मैं तुम्हारी जगह फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं, और जो बात मैं कहना चाहता हूं। बोले इसलिए
कि मैंने तो पार्लियामेंट पर केवल एक बार हमला किया है, तुम तो पिछले 60 साल से यही कर रहे हो। मैंने तो पार्लियामेंट पर केवल एक बार हमला किया है, तुम तो पिछले 60 साल से यही कर रहे हो। और पंक्तियां संभालना, तुमने जो पहन रखी है सफेद खादी है, इसके अंदर झांक कर देखो, मुझसे बड़ा आतंकवादी, मुझसे बड़ा आतंकवादी, मुझसे बड़ा आतंकवादी। तो मित्रों, इस तरह मैं आतंकवादियों की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे जन्म से पहले समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रमुख कारण यह है, बात आपके मन तक पहुंचे तो मंच का ध्यान चाहूंगा। दूसरा प्रमुख कारण ये कि मैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद में उत्पन्न हुआ था। हालांकि बात एक ही है, लेकिन मित्रों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। मैं प्रारंभ होता हूं, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन का नौजवान शहीद हुआ साहब, लेकिन वतन पर नहीं, सुंदरियों के तन पर और कंपनियों के वेतन पर। पंक्तियां संभालें आप लोग, पूरा बात आप तक पहुंचे तो। वतन का नौजवान शहीद हुआ, लेकिन वतन पर नहीं, सुंदरियों के तन पर और कंपनियों के वेतन पर। मित्रों, 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं, मेरी युवा पीढ़ियां बैठी है, मैं मंच का ध्यान चाहूं। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए। अब मित्रों, इस तरह में आप तक पहुंचे थे कि श्रोता मुझे मन देगा। एक बार मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर 2 तो कितने होते? बोले होते तो 4 हैं, पर एक बार सोनिया जी से कंफर्म करूं। मैंने कहा सर 2 तो 5 होते हैं। बोले नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं। बोले नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं। बोले तुमसे कौन कह रहा था? मैंने कहा सोनिया जी। बोले फिर तो होते होंगे। प्राइम मिनिस्टर की ये पोजीशन है साहब, क्या करे आदमी। वो एक पत्रकार ने माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछ लिया, आपकी मस्ती चाहूंगा। बोला सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं। अब मनमोहन सिंह जी की व्यवस्था देखें, वो जवाब देते हैं, उस जवाब पर एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। पत्रकार ने पूछा, बोला सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं। मनमोहन सिंह जी बोले, कोई डॉक्टर तो मैं अच्छा हूं, लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा हूं, अपने आप को जानवरों का डॉक्टर समझ। ये सरकार की पोजीशन है। अभी इतने भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बोला सर ये बताएं ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में आप और तुम फंड को स्पीड देने के बाद एक टायर ट्यूब बनाया हुआ, हम उमा पंचर करने के लिए सुई बना दिए। भाई सिलेक्शन मुझे याद दिलाओ, पिछले दिनों सोनिया जी ने किया अटल जी को फोन। आजकल जानते हैं अटल जी मसूरी में आनंद ले रहे हैं, पुरानी फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, अपनी कविताएं वो रिवाइज करते हैं। सोनिया जी ने किया माननीय अटल जी को फोन। नमस्कार अटल जी, आजकल कैसा चल रहा, आपका टाइम कैसे पास हो रहा। अब अटल जी कहते हैं अपनी काव्यात्मक शैली में, मैंने माननीय वाजपेयी जी को सुनाई, मैंने उनकी एक कविता और मैंने अपनी इस कविता में प्रयोग किया। आपको लगे कि मैंने सही प्रयोग कर दिया हो तो मुझे ऊर्जा देना ताकि मैं प्रारंभ हो सकूं। अटल जी ने अपनी काव्यात्मक शैली में जवाब दिया कि वो आजकल टाइम कैसे पास कर रहे हैं। सोनिया जी, कोई उमंग नहीं जीवन में, कोई उमंग नहीं जीवन में, तन में, मन में और घुटन में। बोले सर फिर टाइम कैसे पास कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठ मनाली के आंगन में, रेस्ट हाउस के बेस्ट किचन में, बेमन से बेसन के पकौड़े बनाता हूँ, ईद वही गाता, ईद वही गाता। हमें कुछ पता नहीं है, हम
क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। और अब दुआएं चाहिए आपकी। रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हो। बादल गरज रहे हैं, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां गलत जगह बजा दिया, तालियां अब बजा दिया। सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से। तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों लिखा तो रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। और अब एक एक श्रोता की फिर भरपूर तालियां चाहिए मुझे। तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो। चुपचाप हथेली पे मेरा अब रहने दे। लेकिन जहाँ कहीं मेरी बॉडी की लैंग्वेज खराब हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। जब लिख ही लिया है तो इसे मत मिटाइए। जब लिख ही लिया है तो इसे मत मिटाइए। और हो सके तो मेरा मुकद्दर बनाइए। अब तैयार है ना। और हो सके तो मेरा मुकद्दर बनाइए। दरिया दिली तुम्हारी ये बगिया करेगी याद। मत फूल पे बैठा हुआ भंवरा उड़ाइए। मत फूल पे बैठा हुआ भंवरा उड़ाइए। मैं गीत दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। आप लोग तो बहुत ज्यादा है, आपकी ताली रिदम से बहुत ज्यादा है तो कल से मेरे का आनंद दूना हो जाए। एक बार रिदम से मुझे साथ जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गीत को आगे बढ़ाता। उतना रोगे दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। बंद पड़ा कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। यहाँ स्थानीय रचनाकार बैठे होंगे, उनके चरणों में सौंपना।
कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ने जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ने जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता हूँ और आपको सौंपता हूँ। साहब आप तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रिदम से ताली चाहिए आप। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर जब पतलियां तो की दोगे। जितने जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब पतलियां तो की दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद किए बैठे हैं। उनकी आवाज पे और मैं दावा करता हूँ जो लोग कविता समझते होंगे अगली पंक्ति को समर्थन करेंगे। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं थोड़ी देर कल्पना करके देखना कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। चाहो जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, चाहो जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ, चाहो जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद क्या निशान है। लेके आया यहाँ तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान देके आया हूँ।
दो कविताएं सुना। शहीदों की शहादत हूँ, दावा करता हूँ अगली पंक्ति समझ गए तो भीतर तक गिर जाएंगे, समझने का संकेत देना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया, जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया, न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया। है सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जान। जोरदार तालियां। कोई इस तरह जिए अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए, इस तरह अमन ना कभी वतन को ही मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में, लुट जाएंगी कलियां खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई है बात बात से। यह दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी सी चमकती है ये अनजान हस्तियाँ, दामन में लिए बैठी है बदनाम बस्तियाँ। आंचल को आंचियाँ न सके पहुँचती है धूले, जिंदा कर जिंदगी से बने कागजों के फूले, लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है। यह पहला कदम ही गवारा छोर होता है, इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते, मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहाँ करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की गर आरज़ू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा न हो कि हर गली बदनाम बसी हो। ये सोच करके मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सा निवाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी। हाथों का हरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, चंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी।
श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर से खड़ी थे। तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था में अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा। पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। इस बात बदौलत घुटन की दर्द छा गए, जैसे मेरी जुबान वहाँ पे कहर ढा गए। ऐसा उसे लगा कि वो भी खड़ में फंसी थे, पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थे। यूं कहने लगी अपने ये सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ। औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते थे मेरे दर पे कहीं सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किसे फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, पर भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा कानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गए, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ज्वाला को वो यूं सहने लगी थी, और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की हया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ते हुए कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थे बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया कि बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता होता क्या बाबुल दुलारिए, राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार ये। मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब है। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, मेरा देश मेरी छाती पर ही मूंग ढलता है। बस इतनी सी है मेरी कहानी में जानती, ना तो किसी को माना है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए तुम। को इस बात का गर्व है कि उसके पास अमिताभ बच्चन है, तो हम कवियों को इस बात का गर्व है कि हमारे पास आदरणीय श्री शैलेश लोढ़ा हैं। दुनिया के ग्लोब पे 206 देश हैं जहां भी हिंदी बोली सुनी सराही और समझी जाती है, जहां भी हिंदी कविता सुनी जाती है। मुझे ये कहने में कोई एतराज भी नहीं है, मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि मारवाड़ के इस बेटे ने, आपके इस सपूत ने हिंदी का नाम, हिंदी कविता का परचम पूरे देश और दुनिया में फहराया है। यह तो एक बात। और दूसरी बात, 500 एपिसोड की ओर अग्रसर हो रहा देश का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुख्य किरदार यानी आपके लाडले आदरणीय श्री शैलेश लोढ़ा जी आज हमारे बीच हैं। तमाम चकाचौंध के बाद भी जिन्होंने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा, तमाम दूषित वातावरण के बाद भी कविता को जिंदा रखा
इसलिए मैं शैलेश जी के श्री चरणों में मुनव्वराना का एक शेर भेंट करता हूँ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, अब परिंदों के लिए छतों पर पानी कौन रखता है, अरे तुम ही थामे हो इन गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जितनी तालियां शेष है, जोरदार तालियां आदरणीय श्री शैलेश लोढ़ा जी के लिए। अगर आप में कुछ ऊर्जा बच गई हो तो मुझे बता दीजिए कि आप में ऊर्जा बची हुई है। सुबह तक यही बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं बोलता रहूं, हालांकि मुर्गों के बोलने का वक्त आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दिनेश ने मेरे बारे में जितनी बातें कही, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, कुछ बातों से नहीं। मुझे दिनेश ने कहा कि इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं दुनिया भर की यात्रा करता हूँ। 30 बरस इसी तरह माइक पर खड़े होकर मेरे को पहली बार कविता पढ़वाई गई थी। अगर उस दिन कविता नहीं पढ़वाई गई होती तो मैं आज यहाँ आपके बीच में इस तरह से नहीं खड़ा होता। मैं आपके ज़िले का शुक्रगुजार हूँ। आइए हिमावत साहब, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे मित्र बैठे हैं। जिस एक व्यक्ति के लिए मैं आप सबको तालियां बजवाना चाहता हूँ, वो व्यक्ति इस बीच में बैठा है। क्योंकि यकीन मानिए, मुझे बुलाना, मैं ये नहीं कहता कि को अपनी पत्नी को चेयरमैन और स्वयं को पार्षद मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए आइए। कवि सम्मेलन बहुत ऐसे कुछ लोग बिल्कुल खेत होने ऐसा नहीं लगता जैसे कैटरीना कैफ सुंदरकांड का पाठ करने आ गई है। चलिए, और मैं भी कुछ देर, आप यकीन मानिए उदयपुर से सुबह मेरी फ्लाइट है, लेकिन अगर आप मेरा मूड बना देंगे तो मैं फ्लाइट छोड़ भी सकता। क्या बात है। चलिए साहब, बच्चों बैठ जाओ, तुम सारी रात जगे हो, मैं तुमसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो। आई, आप ये वीडियो बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आप कविताएं सुन रहे हैं। लगभग आप यहाँ पे 7-8 घंटे से बैठे हैं। 8 बजे से आप लोग यहाँ आके जम गए थे और लगभग 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, 6.5 घंटे। कन्फर्म कर रहा है क्या? ये हिंदुस्तान का आदमी, उसको कह दो कि आसमान में 1,76,770 तारे हैं, 1 सेकंड में मान लेगा। ये कहो कि सामने वाली दीवार का पेंट गीला है, हाथ लगा के देखे। ताली बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, तालियों से विदा करो, जी भर के तालियां बजाओ, अंतिम पंक्ति में बजाओ। तुम्हारे बाप का राज है। भाई क्यों बजाओ, मेरे को बताओ ना, कहने की क्या जरूरत है? बजाओ, बात में दम रखो। भाई सही बात है, बात में कैसे बजाओ वैसे बजाओ, कवियों ने दुखी कर दिया। एक कवि सम्मेलन में मैं सही कह रहा हूँ साहब, मैं भीतर से दुखी हो जाता हूँ जब कोई तालियां मारता है। क्यों बजाओ मैं? ये विष्णु सक्सेना वो पंक्तियां सुना रहा हूँ जिसके लिए पूरा गीत लिखा, वही पंक्तियां सुना देगा। वो इसके पहले का पूरा सुनाने की क्या जरूरत थी? 4 पंक्तियां शैलेश जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। पिछले कवि सम्मेलन में किसी और को समर्पित की। भाई आराम से रहो ना। एक कवि सम्मेलन में एक मुख्य अतिथि 85 साल के थे, एक कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर थे। वहीं से ले जाना पड़ा, मुकदमा किया गया, पूछा जज ने इसने क्या किया, बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत रहे। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब बड़ी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कवियों से बहुत दुखी हूँ। तो चुप कर रही है, बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस को चुप कर रहा हूँ? भाई 1.5 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ आपको। अरे सब कोई मैं समझ में नहीं आ रहा। इतने लंबे 8 पैराग्राफ के प्रेम के गीत याद का। तुम उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी हो, लेकिन फिर भी सलाह देना मेरा धर्म है। मेरे को पूछा किसी ने, आप प्रेम के गीत नहीं लिखते, मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे, तो 8 बार प्यार कर ले। टाइम कौन खराब करे बताओ हेमंत साहब? मेरे को बताओ, आप प्यार पे गीत लिखे जाते हैं क्या? ये मत, वो क्या सुना रहा था, जितना सब्जी जितना प्यार करो जितना रोग। ये मेरे को समझ में नहीं आया, जिंदगी में प्यार के गीत समझ में नहीं आया। मैं आपको बहुत बारीक बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी कहने में क्या हर्ज है।
ये जितने प्रेम के गीत लिखने वाले लोग हैं, ईश्वर ने इनको वरदान दिया कि तुम्हें दुनिया के हर कोने में एक प्रेमी और प्रेमिका मिलेगा, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब ये सारी उम्र गीत लेके घूम रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका। तो अपन तो मस्त रहो, कॉलेज के जमाने में मैंने भी किया था प्यार, पर एक लाइन में खत्म, पूरा गीत पर बात करने की क्या जरूरत है? एक लाइन में प्यार खत्म किया, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होती है मोहब्बत। दीपिका और निहारिका, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूँ, आपने प्रेम के गीत सुना दिए, विष्णु ने भी प्रेम के गीत सुना दिए, लेकिन हम मर्दों का भरोसा मत करना। हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मैं सब, आप तो जानते हैं भाभी जी, सारे लोग ये कैसे होते हैं। प्रदीप जी का गुस्सा भी ऐसे ही है। नहीं, प्रदीप जी को तो खैर मैं बरसों से जानता हूँ, क्योंकि देखो प्यार करने वाला आदमी बहुत, लेकिन ये जितने पार्षद यहाँ बैठे हैं उनका बहुत, आप पार्षद कहाँ है, पार्षदों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत मैं इस देश के जितने पार्षद हैं उनका सम्मान करता हूँ। सुबह सुबह आदमी बेचारा अपना बीवी का मुंह देखने के पहले गटर देखता है। वो राजीव आदि तो हर सुबह गली में। ये कम सम्मान की बात है, मैं तो बताऊं। ये अरे आप ताली बजाने में टाइम वेस्ट मत करो, आप तो मस्त रहो जिंदगी के अंदर, आपको मस्त रहना चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा कदर हूँ, मैं आपको बताऊँ, मारवाड़ का आदमी इतना टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकता। फिर इतनी लंबी कविता मेरे बाप से नहीं लिखी जाए, जिंदगी में नहीं लिख सकता। तो अपन वो लोग तो पैदा ही कैलकुलेटर लेके हुए, वो अगर मैं शब्द भी क्यों बर्बाद करें। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं बताता हूँ मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। अब मैं बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूँ, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, अच्छा नहीं है मेरा बाप। मैं सही बता रहा हूँ। मेरे घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा? एक आया, बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनाने। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, या जो अंदर है उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, रहेगा पैसा लगा। मेरे चाचा से मांग रहा है, बोले अनाथालय के लिए कुछ दीजिए, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर। मैंने खुद मेरे बाप से मांगे, मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों? मैंने कहा जी चश्मा बनवाना है। बोले क्यों? मैंने कहा जी दूर का नहीं दिखता, मुझे छत पे ले गए। बोले वो क्या है? मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा? बताओ अशोक कारण इतनी लंबी कविता लिखने वाले बताओ। सड़क बहुत खराब है। खराब? आप उसे सड़क कह रहे हो, सम्मान कर रहे हो उसका। आदमी को पथरी हो जाए तो 3 बार उधर से निकल जाए, मुंह के रास्ते बाहर आ जाए। देश में बदलाव ला रहा हूं। अब मैं पता नहीं मुझे कब क्या ध्यान आ जाए। आराम से विष्णु है ना, अभी तक ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना, मतलब बड़ा मीठा मधुर गीतकार है ना। अच्छा मुझसे बात करते रहना, मैं सही बता रहा हूँ। अब मैं सब, मेरे को जो याद आएगा सुना दूंगा, चिंता मत करो। मुझसे बात करते रहना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं, हमारे कई कभी तो ऐसे पीछे तो कोई बात कर तो भूल जाता है, मुझे बात नहीं कर तो याद नहीं आता। ये जिंदगी में बात करना बहुत जरूरी है, ये जिंदगी में रहना चाहिए। आप मस्त रहो, अपन व्यापार बहुत जरूरी है कि आप मस्त। अच्छा हमें लोग भी, आप क्या समझते हो? मैं मारवाड़ी, मुझसे बड़े यहाँ बैठते हैं। ये संजय झाला हनीमून के लिए अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा।
ये दिनेश टिकट घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये संदीप शर्मा, इसके ससुराल बात आया, इसके पिताजी ने कहा बाहर से कुछ लेके आ, अगला टैक्सी लेके आ गया। बोले इनको कुछ खिला, अगले ने खिड़की खोल दी। और सबसे बड़ा तो विष्णु सक्सेना, डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली। मैं जानता हूँ मेरी बात आपको आज ही समझ में नहीं आ सकती, इसको समझने में टाइम लगेगा। आ गई बात भी ठीक है, समझ आनी चाहिए। और ये सब बहुत बता रहा हूँ, पूरा कवि सम्मेलन जब से शुरू हो रहा है तुम नेता, मुझे बता क्या फायदा क्या, मुझे बता क्यों गाली देना किसी को? इन्वेस्टमेंट वहां करो जहाँ कोई रिटर्न हो। भाई मेरे से शब्दों का वेस्टेज बर्दाश्त नहीं होता। नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है, सब कहने की क्या जरूरत है? इतना सा कह दो नेता है। बताओ अब बताओ जान करेगा क्या? जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जान। हमारे तो एमएलए साहब आ रहे थे, उधर से रास्ता सकरा था, मैंने कहा सर रास्ता दीजिए। बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैं देता हूँ। अगर डायरेक्टली मुंह लगाने की जरूरत क्या है? तो मारवाड़ का आदमी करता ही नहीं जिंदगी में। अपन व्यापारी आदमी है, अपन समझते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन के अंदर। हमारे व्यापार के लोग समझते नहीं, हम खर्च करने पे आ जाए तो हमें कोई किसी का बाप पैसा खर्च नहीं कर सकते। बता रहा जगदीश भाई साहब, जब हम खर्च कर 72 किलो, उसने ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 70 किलो, एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 68 किलो, एक जैकेट पहना हुआ था वो उतारा, सिक्का डाला 66 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना, लोन ले लूंगा वर्ल्ड बैंक से और कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। कार्रवाई क्यों रुकेगी? नहीं जान क्या भाव में करेगा क्या? आज पूर्णिमा का दिन है और आप देखो एक चांद यहाँ है, इसका आप दूसरा कौन सा ये अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र है जी। हाँ मैं सिर्फ जो मुझे ध्यान आएगा मेरे को आप मत। हाँ आपको कहिए साहब क्या हम किसी मारवाड़ी जीवन में सिखा के आ जाए? हमें कोई क्या सिखाएगा? मेरे पास ट्रेन में ऊपर लेटा हुआ था, नीचे जो चाचा भतीजे को सूझा था आज मारवाड़ी को सिखा दें, और अपन फंस जाए उस रात पैदा नहीं हुए। उसने सीधा अपने भतीजे को कहा कि भाई ट्रेन की चेन खींच ले। उसने कहा यार ट्रेन रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है रुकती है कि नहीं। बोले नहीं यार मेरे पास 300 रुपए, उस पर लिखा हुआ 500 रुपए जुर्माना, मैं तो रिस्क नहीं लेता। दूसरे ने कहा मेरे पास 200 रुपए हैं, आज चेक करते हैं। दोनों ने खींच दी। गार्ड आया, बोले ट्रेन किसने रोकी? इशारा कर दिया मेरी तरफ। बोले इसने। अब मुझे फंसाने की साजिश। मैं कूदा, मैंने कहा हाँ सर चेन खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। हमें कोई सिखाएगा जिंदगी में? हमें कोई क्या सिखाएगा बताओ? हाँ हाँ बढ़िया। हाँ कई कमाल की चीजें हैं जो जीवन में हो जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, लेकिन जिस खास बात को मैं करना, इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं भैया, वॉल्यूम बढ़ा। हाँ ये करो, एको नहीं करो, वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन अपनी माटी से जब कोई निमंत्रण आता है तो न तो मेरे में ऐसी कुव्वत है, न मेरे में ऐसी हिम्मत है। आज टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे को सर आंखों में बिठा लिया होगा और बहुत बड़े स्टार का रुपया इस साल के सारे लगभग अवार्ड उन्होंने दे दिए मुझे, चाहे इंडियन टेलीविजन हो, चाहे आईटी हो, चाहे माइलस्टोन हो। लेकिन यकीन मानिए कितने ही अवार्ड मिल जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए साहब, मैं बार बार दुनिया में हर जगह एक बात सीना तान के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल। और जो हमारे भीतर है वो जिंदा रहे। और खेमावत साहब मैं आपका विशेष सम्मान करना चाहता हूँ, आपने उस क्षेत्र के लिए काम किया है, वृक्ष लगाने का काम, यकीन मानिए। और यकीन आप नेताओं को तो नहीं बुलाते वृक्षारोपण के लिए? आप बहुत समझदार आदमी, नहीं तो एक नहीं उगेगा। नहीं सही बात है, आप जो कर रहे हैं वो अद्भुत है, अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है।
इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हम मंदिर से मंदिर बनवा लें, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं प्रकृति का मंदिर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके मैं चाहता हूँ एक बार खेमावत साहब के लिए मिलकर योजना चालू करें। बहुत बहुत बढ़िया। और यकीन मानिए मित्रों, अगर आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि मैं इस बात का बेहद समर्थक हूँ कि आदमी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उनको इसी देश के एक एयरलाइन में एयरपोर्ट में रोका और इस देश के किसी केंद्रीय मंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तब हिंदी कविताओं की जरूरत इस देश के अंदर पड़ती है। कमाल का देश है यार, अद्भुत देश है ये। हमारे रेस्टोरेंट वाले दावा करते हैं अपने विज्ञापनों में, हमारे यहाँ से पिज्जा मंगाइए, बर्गर मंगाइए, हम 26 मिनट में आपके घर पहुंचवा देंगे। भगवान न करे कभी इस दिन आपके घर में तकलीफ हो जाए, पुलिस बुला के देखिए, तारीख बदल जाएगी। एकमात्र देश है साहब जहाँ आपको कार का लोन 8%, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ लेकिन सच्ची बात कर रहा हूँ, इस देश में कविताओं की आकर जरूरत क्यों है, जहाँ पे आपको कार का लोन 8% में मिल जाएगा लेकिन एजुकेशन लोन के लिए आपको 12% देने पड़ेंगे, तब इस देश में कविताओं की जरूरत है। जिस देश में पढ़ाई कार से ज्यादा महंगी हो जाए, ये अद्भुत देश है साहब जहाँ पे आपको चावल नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, इससे किसान आत्महत्या कर लेता और सिम कार्ड फ्री में बांटे जा रहे हैं। बच्चा पैदा करना जितना ज्यादा दर्दनाक नहीं है, उससे ज्यादा दर्दनाक प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन कराना, ये वो देश है साहब। तब इस देश में कविताओं की जरूरत, तब मैं इस देश का बेटा बनकर सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूँ जो मेरा रस नहीं है, मेरा रस कतई नहीं है साहब, अशोक चारण का रस है वो, संदीप कभी कभी उस रस में पहुंच जाता है, जगदीश भाई साहब का रस है, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां सिर्फ इसलिए लिखी कि जिसने चाहा इस देश पे हमला किया और ये देश चुप रहा। आते 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 अगला बार नहीं आवे, मैंने कहा जिंदगी में बार नहीं आएगा, आते आते करेगा तो मैंने जाके कहा हाथ ले, तुरंत पकड़ के बाहर आ गया। क्योंकि देखो बगैर काम के तो हम गाली भी नहीं देते, क्यों दें हम बता, नहीं दे कैसे नहीं सकते थे। फ्लाइट थी नहीं बॉम्बे से सूरत, तो वापी रिकॉर्डिंग कर दो, क्या करो कुछ गड़बड़ करे। भाई साहब बैठे हुए, सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था लेकिन नहीं, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, बोले नमस्कार, मैंने कहा आपका नाम, बोले शांति भाई, मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। अब सीट मेरी लेकिन आप मेरी तमीज देखो, मैंने कहा आपका नाम, बोले शांति भाई, मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले कांति भाई, मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही समझ में आ जाए, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। अपन अपने ढंग से समझा देते, कहने की क्या जरूरत है, अपना काम करना। अपने मारवाड़ का आदमी तो वैसे ही समझा देता है, जिंदगी में जहाँ जाए वहाँ समझा देता है। अच्छा हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं। मैं एक बार गया आगरा, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा, बोले बेचना ही नहीं। अबे मैंने कहा चलने का, बोले 100 रुपए, मैंने कहा 50 में ले जा, बोले 50 में कौन ले जाएगा, मैंने कहा बैठ पीछे। मतलब की है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात इसके आगे की है। मैंने कहा 1 केला कितने का दिया, बोले 1 रुपए का, मैंने कहा 60 पैसे में दे दे, बोले 60 पैसे में तो खाली छिलका आएगा, मैंने कहा ले 40 पैसा दे केला। बताओ क्या करेगा, ये बोल गया ना, मतलब क्या खाली घटी है क्या, ये इसको जवाब पूरा प्रेम गीत के बाद ऐसे ही होता है, वहाँ तुम बहक रहे हो या हम बहक रहे हो। तो विष्णु, लेकिन मैं चाहता हूँ इतनी बीमारी और अस्वस्थता के बावजूद लगभग 7 घंटे से विष्णु इस मंच पे बैठा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ सारे कवियों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया ढंग से हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वो वतन, वो मुल्क, वो देश जिंदा रहना चाहिए, तब ये लोग यहाँ पे। तब मैं बात कहना चाहता हूँ मित्रों, तू क्या सोच रहा है, मैं तो उसकी एक सुनने से ज्यादा देखने लायक चीज कहना चाहता हूँ। ये सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि मारवाड़ी 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 आप कहते हैं, आखिर मारवाड़ी में सारी दुनिया में फर्क क्या है। मैं आपको फर्क बताता हूँ, अगर आपको लगे कि मारवाड़ी का ये फर्क सारी दुनिया का फर्क हो सकता है, तब मैं कहना चाहता हूँ देखो क्या फर्क है। सुनना कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, तर्क सुन लो आप, और सारी दुनिया को सुनाना जो मैं कह रहा हूँ कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI, मारवाड़ी की स्पेलिंग बताता हूँ कि हम में
और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा फर्क है। भाई अपना नेटवर्क कोई कर सकता है पूरा? किसी का बाप नहीं तोड़ सकता अपना नेटवर्क। अपना काम ही ऐसा। हम लोग जो काम करते हैं तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हाँ संदीप, और आपके सबके घरों में होता होगा वो क्लोजअप का, कोलगेट का, फॉरेंस का टूथपेस्ट त्राही बोल देता है, बेलन से निकालते हैं। आखिरी तक निकालेगा जरूर आदमी उससे। वेस्टेज कैसे बर्दाश्त कर ले बताओ? हमसे वेस्टेज बर्दाश्त होता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते वेस्टेज बर्दाश्त। क्योंकि देखिए आदमी जब वेस्ट करता है तो खुद को दुखी करता है, और हम खुद को दुखी नहीं देख सकते। और हम जहां जाते हैं सुख देखा गया। दिनेश तिलक मेरे साथ चला शेंजेन, प्लीज समझेगा, मैंने कहा बताया क्या बात है। ये इंटेलिजेंस होती है, ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा दिमाग। आओ अशोक आओ। तो क्या होता है साहब, आदमी को काम करना आना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, मैं एक पंक्ति का कवि होता हूं, मुझे ज्यादा बात करने की इसलिए भी आदत नहीं। मांगा हमने, उससे कई गुना हमें ज्यादा दे दिया। हमने 1 मांगा, उसने 10 दिया। लेकिन याद कीजिए, अपने बचपन में लौट जाइए। आप दुनिया की महंगी से महंगी कार चला लीजिए साहब। आज आप होंडा सिटी में बैठ जाइए, आप सेंट्रो में बैठ जाइए, आप ज़ेन में बैठ जाइए, आप मर्सिडीज में बैठ जाइए, लेकिन वो सुख पैदा नहीं कर पाएंगे जो किराए की साइकिल 1 घंटे लेके जाया करते थे। वो सुख आपकी जिंदगी में आना। हमारा समाज खत्म हो गया। हमारे घर पे सब्जी बनती थी, हम पड़ोसी के घर देके आया करते थे। सब्जियां जानी बंद, हम घर पे ताला लगाते थे, पड़ोस के घर पे चाबी देके आते थे। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। क्या ऐसा नहीं है कि पड़ोस नहीं है? पड़ोसी हैं, लोग भी हैं, लेकिन उनके होने का आभास खत्म हो गया है। तालियां हैं, चाबियां हैं, ताले हैं, लेकिन विश्वास खत्म हो गया। और जब विश्वास खत्म हो गया, तब मैंने सिर्फ 1 पंक्ति की कविता लिखी। और यकीन मानिए, मैंने पिछले वर्ष इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। सिर्फ 1 पंक्ति की कविता कि 21 मैं अपने बचपन को जब देखता हूँ, मैं मारवाड़ के गाँव में पला बड़ा हूँ साहब। मैं यही रहा हूँ गोडवाल में, सिरोही कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो मुझे याद दिला रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में मैं पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। मैं आपके फालना कॉलेज में 1982 में कविता पढ़ने आया। सुमेरपुर में पहली बार कविता पढ़ी। मैंने सारी जिंदगी यहाँ निकाली है, और सारी जिंदगी निकालने के बाद वो सुख थे। आज मैं जो चाहूँ वो सुख, पैसों से जो सुख पैदा हो सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ईश्वर ने मुझे दोनों हाथों से दिया, समृद्धि दी, ईश्वर ने मुझे क्षमता दी, ईश्वर ने लोकप्रियता दी। लेकिन जो खो गया वो शायद मुझे वापस कोई नहीं लौटा सकता। तब सिर्फ 1 पंक्ति की कविता लिखी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा था। यकीन मानिए, हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं वो सुख क्या होते हैं। हम 3 घंटे की फिल्म देख के आते थे, 3.5 घंटे स्टोरी सुनाते थे। ये सच है। आप इनको पूछो, हम घर में हम उतर आए टेलीविजन पे, हमारा चेहरा हर बार देखने लगा। हमने सारी फिल्में 24 घंटे इनको दे दी। फिल्म देखने जाना होता था, घर में 15 दिन उत्सव का माहौल रहा करता था। पिताजी से उनका मूड देख के पूछना पड़ता था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। ये सुख खत्म हो गए। हमने घर में इन्वर्टर्स लगा दिए साहब। कितना बड़ा सुख होता था कि जब लाइट जाती थी और वापस आती थी, लाइट के जाने के वापस आने का सुख जो होता था, वो इन बच्चों को पता ही नहीं कि क्या हुआ करता। हमने हमारी जिंदगी से वो खुशियां खो दी। हम उन स्कूलों में पढ़ते थे जहाँ कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होता था दिनेश, मास्टर भी कभी कभी होता था। मैं सिरोही गांव में पढ़ा हूँ, वहाँ पे स्कूल का हाल ऐसा था कि एक बार इंस्पेक्टर जो स्कूल होते हैं, जो एजुकेशन इंस्पेक्टर जो जांचने आते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार जांचने के लिए आए। टीचर अंदर कक्षा में खड़े थे, इंस्पेक्टर साहब बाहर खड़े हो गए। तो टीचर ने बच्चे को खड़ा कर दिया, बोले बच्चे राजू बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? 1000 साल पुराना सवाल। अब राजू खड़ा हो गया, बोला सर अपन ने नहीं तोड़ा। अपने को कहने की जरूरत नहीं है। ये पिंटू से पूछो बल्ब इसने फोड़ा था तो धनुष इसने ही तोड़ा होगा। टीचर ने कहा बैठ जा बैठ जा। अब इंस्पेक्टर बाहर हैरान परेशान, बोले गलत जवाब में बच्चों को बिठाया जा रहा है। टीचर को बाहर बुला लिया, बोले सर बाहर आइए जरा, क्या हो रहा है? बच्चों को गलत जवाब में बिठा रहे हो, आप कैसी पढ़ाई कराते हो? नौकरी करनी है कि नहीं? अध्यापक बोला किसको? मैं तो पल्स पोलियो की ड्रॉप देना आया था।
मास्टर तो घर पे मैच देख रहा है। अब इंस्पेक्टर हैरान, बोले टीचर की जगह साले फर्स्ट बोली बजाने वाले ड्रॉप वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। वो प्रिंसिपल के कमरे में चला गया, बोले प्रिंसिपल साहब क्या हो रहा है? आपको बता दिया आपके स्कूल में कौन है टीचर की जगह? आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। प्रिंसिपल खड़ा हो गया, बोले किसको निकलवा दोगे? मैं तो डाकिया हूँ, मैं तो चिट्ठी देने आया था। प्रिंसिपल साहब तो सब्जी लेने गए। अब टीचर का ऐसा हाल, प्रिंसिपल का ऐसा हाल, तो इंस्पेक्टर का काटो तो खून नहीं। बोले पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब है, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। काका सा पहुंच जाओ, मैं पहुंचता तो जरे जरे थारा काकी सा जिंदा बार तो बढ़िया। बढ़िया हाँ भाई। मारवाड़ी में मंच पे कभी नहीं सुना था, लेकिन आज आपके बीच में कुछ मारवाड़ी में भी कुछ याद आ गया तो सुनाई देता हूँ। क्या है? सिरोही में पढ़ता था। सिरोही हमारे हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर होते थे, उनका नाम था कामरा, डॉक्टर कामरा। मुझे आज अरे ना मैं आँख वाला, अरे मैं क्या आना ये बिल्कुल सच्ची घटना है ना। एक कांस्टेबल निकल गए वहां, जोधपुर उदयपुर से आया बाबू को हिंदी में समझाना, उसकी बीवी के घुटने में चोट लग गई। क्या हुआ इसको? क्या वैसे हुआ तो कुछ नहीं है साहब, ये नन्ही लेके ऊपर बोता ही करने सड़ती थी, जो पूछी लेके ऊपर सड़ी, जो पोते पोते सीख लो, ये दम जैसी के नीचे पड़ी जो घोड़ा नहीं बनता। सच्ची मैं उस दिन मैं हंसते हंसते बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने जो अगला सवाल किया वो कमाल का था, और जो जवाब था वो सवाल का ग्रैंडफादर था। अच्छा कतरी ला गए। अब आप सवाल देखो, लेवा जाना पड़ा लेते ना जैसे कुछ आदमी डालता है, उसके बाद डबल करके उधर से वापस डालता है। आज मुश्किल से हाथ में आया, जितना रस निकल जाए निकाल है जी। अपना अपना आनंद आदमी कहीं से भी प्राप्त कर लेता है। कौन है? 3 लोग तेरी दुकान कब बोले? दुकान वाला घर पे बेचारा सो रहा था, उठा, बोले सुबह 9 बजे बोली तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब? अबे बोले 9 बजे खुलेगी, आजा ना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। हमको जब ये खुले। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप और चेयरमैन साहब एक ही पार्टी के हैं। मैंने आज तक एक मर्द का दूसरे मर्द में इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, ले पोपट ले पोपट ले पोपट। मुझे नहीं मालूम था कि इतने वर्षों में गोडवाल का चरित्र ऐसा हो गया। है जी अंजलि भाभी, दोस्तों मेरा इंटरेस्ट है ना, तो आपको क्यों इंटरेस्ट? ये इस देश का आदमी देखो, यहाँ बैठ के सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। रानी में बैठ के महारानी हाथ ऐसा थोड़ी होता है ना। हाँ हाथी भाई को देखो सम्मान करना चाहिए। हाथी भाई बेचारे अपना जीवन जैसे जी रहे हैं। शैलेश जी, आप एक एपिसोड यहाँ बनाओगे क्या राजस्थान में? दया अभी गरबा खेलने में व्यस्त है, और अपने देखते हैं आगे आगे वो क्या क्या करती है। टप्पू सेना। हालांकि दया का पात्र तो वो पति है जिसकी दया जैसी पत्नी है। सर टप्पू सेना। थोड़ी हमारे दादी बैठे थे। दादी सत श्री अकाल। टप्पू सेना। बहुत बहुत आपको बधाई कि आप इस कवि सम्मेलन में आए। बहुत अच्छा लगा आपको देख के साथ। सवाल आप तो और जो हमसे चाहते हैं हम उन्हें नहीं दे पाते। एक मजदूर था, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है, तो बोला साहब इतना।
बोले ये बताने का कौन सा तरीका है इतना, या तो ये बता 10 साल का 12 साल का, तो ये बता इतना है इतना है इतना है। बोले साहब इतना इतना तो देखा ही नहीं। सुबह काम पे निकलता हूँ तो वो सोया हुआ होता है, रात को लौटता हूँ तब तक सो जाता है, हमेशा उसे लेटा हुआ देखा है, खड़ा तो देखा ही नहीं। हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन बच्चों के लिए समय नहीं होता। तब मैंने एक कविता लिखी अपनी बेटी के नाम। मेरी एक बेटी है, इसको रिकॉर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है वीडियो से। अब मैं अपने घर जाके अपने परिवार से मिल सकूं। मैं जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड किया, वहाँ से ड्राइव करके यहाँ आया, अभी सीधा उदयपुर जाऊँगा और वहाँ से जाकर शूट करूँगा। जब व्यक्ति के पास अपने बच्चों के लिए समय न रहे, और आप भी बहुत आप में मशगूल होंगे, लेकिन एक चीज़ अपने बच्चों के लिए कीजिए, जो मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ताज़ी कविता और एक अद्भुत विषय की कविता। क्या लिखूँ कि वो परियों का रूप होती है। ये मेरे कविता का धर्म जो निभाता हूँ, मैं इसी तरह का कवि हूँ। सुने जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो एक निश्चल खिलखिलाहट होती है या चिड़ियों की चहचहाहट होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह। वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे है। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है निश्चित खिलखिलाहट की तरह या फिर चिड़िया की चहचहाहट की तरह। वो सूरज की चोटी पे पहाड़ की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो उदासी के हर मर्ज की दवा है, उमस में शीतल हवा है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे है। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो है वो नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, एक आकाश गंगा जो सिर्फ झलमिलाती है वो शब्द जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। मैं नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। मत कीजिए रिकॉर्ड इसको सर।